ये नहीं कि लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, लेकिन लगाने की तैयारी भी होनी चाहिए, इस तरह से सूचना दी गई है। मुंबई में 7,000 8,000 तक आंकड़ा जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता। When we think we have found ways to control the virus, it strikes back. नमस्कार, संविधान की शपथ के साथ एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कल महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से एक धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली, तो फिर गुरुद्वारे के भीतर से हाथों में तलवारें लिए निकली भीड़ ने पुलिस वालों पर ही ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसमें 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसीलिए संविधान की शपथ में आज हम चर्चा करेंगे कि लोग कोरोना काल के नियम नहीं मान रहे तो क्या लॉकडाउन से ही मानेंगे। आज की चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा प्रवक्ता हैं अकाली दल के, संजय गुप्ता शिवसेना नेता, स्वामी चक्रपाणी महाराज अध्यक्ष हिंदू महासभा, पीके जैन पूर्व एडीजी महाराष्ट्र पुलिस, डॉक्टर डी के गुप्ता सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल, डॉक्टर के अग्रवाल फिजिशियन। तो चलिए बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। आइए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। ऐसे समय में जबकि कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों ने सबको चिंता में डाल दिया है, महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली। लॉकडाउन के बीच सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया, और ये सब तब हुआ जब कोरोना काल और लॉकडाउन के नियमों का हवाला देकर प्रशासन ने होला मोहल्ला कार्यक्रम में जुलूस की इजाजत नहीं दी थी। इसके बावजूद गुरुद्वारे से तलवारें लहराते हुए निकली हिंसक भीड़ ने गेट पर लगे बैरिकेड्स तोड़ डाले, बाहर खड़े पुलिस वालों पर अटैक कर दिया। देखिए, देश पर कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, और इसी वजह से महाराष्ट्र के नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लगाया। पुलिस ने हिंसा फैलाने और कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। 403 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नांदेड़ की यह वारदात बता रही है कि लोग कोरोना से बचाव के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनकी कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं। त्योहारों का ये मौसम है, इस मौसम में लोग किस कदर बेपरवाह हो गए, इसकी एक और तस्वीर उत्तर प्रदेश के मथुरा से भी सामने आई। होली के अगले दिन यहाँ हुरंगा महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव में कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। ऐसा लग रहा है मानो लोगों को कोरोना से ज्यादा फिक्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म कर्म की है, अपने त्योहार मनाने उन्हें। आज तो देखिए, केंद्र सरकार ने भी चेता दिया है कि देश में कोरोना के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। As you have noticed, last couple of weeks, few weeks, the situation is becoming from bad to worse, and is serious cause for concern. इसीलिए संविधान की शपथ में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि लोग नियम नहीं मान रहे तो क्या लॉकडाउन से मानेंगे। इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल लॉन्च किया है। आप अभी वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो के आखिर में आपकी राय, मतलब पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और आइए सीधे रुक करते हैं, हम सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी के पास। सिरसा जी से जानते हैं, सर, होला मोहल्ला मनाने की ऐसी क्या बेताबी थी कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, पुलिस वालों पर हमला बोल दिया गया। सर देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। जहां तक तो पुलिस के ऊपर कोई हल्ला बोलने की बात है, पुलिस के ऊपर कोई हाथ उठाने की बात है, उसके कड़ी शब्दों में निंदा है। ऐसा करने का किसी को अधिकार नहीं है। उसका दो बड़े कारण हैं। देखिए, कम से कम हम सिख जो हैं, हम लोग ऐसे काम कभी नहीं कर सकते। जिन लोगों ने किया है उन्होंने हमें बहुत बदनाम किया इस कारण से, क्योंकि जब जो ये शमशीर है, आप ये कह रहे हैं कि ये सिख ही नहीं थे। आप ये बैठकर बैठकर यहाँ पर कह रहे हैं सर कि ये सिख ही नहीं थे। गुरुद्वारे से जो भीड़ निकली है जिसने पुलिस वालों पर हमला बोला है, बावजूद इसके कि वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ था, इजाजत नहीं थी इस प्रोसेशन की, हाथों में तलवारें लेकर ये जो लोग हैं, आप इनको धर्म से बाहर कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। ऐसा काम करने के लिए किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि सिखों की जो परंपरा है वो ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने किया है हमें शर्मसार किया है। हम कभी भी ऐसे निहत्था आदमी पे कभी भी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते। और पुलिस अपना काम कर रही है, उसके ऊपर वार करे, ये गलत है। मैंने ये कहा है, ये गलत है। एक दूसरी बात, होले महल्ले की बात। देखिए, जब बाकी जगह सारे त्यौहार मनाए जा रहे हैं तो होले महल्ले की परमिशन भी उनको देनी चाहिए थी।
नहीं दी तो उनको हमें लोगों को मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमें भी रिकॉर्ड नहीं सामने पर सरकार ने परमिशन देने से मना किया। परंतु लगातार जब आप अपनी बात रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप बचाव करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने कह दिया कि बाकी त्योहार मनाने की इजाजत, बाकी कौन सा त्योहार मनाने की इजाजत है? किसका बचाव कर रहे हैं? होली पर सर, होली पर भी रोक लगी हुई है ना सर, शबरात पड़ी उस पर भी रोक लगी हुई थी ना सर। ये तो अलग अलग धर्मों के इतने त्योहार आ गए सर, सब पर रोक लगी हुई थी। आप यहाँ पर कह रहे हैं साहब होला मोहल्ला को इजाजत देनी चाहिए थी, बाकी पर्व वालों को इजाजत दे रही, ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप बैठकर? हमारे भी रकाबगंज साहब में बहुत बड़ा समागम था, गुरु तेग बहादुर साहब जी का इतना बड़ा समागम था, लेकिन हमें दिल्ली सरकार ने एक चिट्ठी भेजी, हमने उनको बताया कि बहुत बड़ा समागम है, 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का समागम, उन्होंने कहा नहीं कर सकते। हमने अगले दिन वीडियो डाल के कहा नहीं कर सकते। यहाँ पे होले महल्ले का प्रोग्राम था गुरुद्वारा दमदमा साहब ने, सरकार ने कहा आप नहीं कर सकते, हमने कहा नहीं कर सकते, हमने नहीं मांगा। मैंने भी आपको ये कहा कि ये जो पुलिस के ऊपर हाथ लगा, अगर सरकार ने उनको मना किया था करने के लिए तो उनको नहीं करना चाहिए था। मैं तो आपको कह ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कि हो गया ना, सभी धर्मों ये तस्वीरें सामने आ गई है ना। मैंने भी वही बात बोल रहा हूँ जी, कि सभी धर्मों को जब मना किया गया सर, तस्वीरें तो आ गई है ना, सभी धर्मों को मना किया गया, लेकिन किसी ने इस तरीके से पुलिस पर हमला तो नहीं किया ना। मुझे लगता है संजय गुप्ता जी को आना चाहिए। संजय गुप्ता जी, ये नौबत आई क्यों? आप बताइए ना देश को कि आखिरकार नांदेड़ में पुलिस पर हमला क्यों हुआ? सरकार ने अगर ये कानून बनाया, नियम लेकर आई सरकार कि साहब नहीं निकालना है प्रोसेशन, तो फिर ये हमला क्यों? ये तो कुछ लोगों की सोच गलत है। जैसा कि अभी सिरसा जी ने कहा कि जिन लोगों ने किया उन्होंने देश को शर्मसार किया है, मैं इनकी इस बात से सहमति रखता हूँ कि जिन लोगों ने इस बात को ना समझते हुए इस तरह से पुलिस पर हमला किया, उन्होंने देश को शर्मसार किया है। आज बहुत सी जगह ऐसी है हमारी हिंदुओं की जहाँ हिंदुओं ने होली नहीं मनाई, जहाँ आज होली नहीं बनी, पुलिस प्रशासन वहाँ पे खड़ा रहा। सर आपने सर सिरसा साहब की बात पूरी सुनी? सिरसा साहब कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में भी कहा था, दिल्ली में जब हमें पता चल गया कि इजाजत नहीं है तो हम लोगों ने कोई ऐसा प्रोसेशन नहीं निकाला, कुछ नहीं हुआ, आराम से मामला सुलझ गया। आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सही से कम्युनिकेशन नहीं किया गया? क्या संवादहीनता महाराष्ट्र सरकार की तरफ से थी जो ये नौबत आई है कि पुलिस वाले पिट गए महाराष्ट्र में? सही तरह से कम्युनिकेशन नहीं किया गया, इस बात को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब उन्होंने परमिशन मांगी उनकी परमिशन नहीं दी गई। रोमाना, मैं बताता हूं क्या हुआ है। अभी नहीं किया जा रहा, तो जब परमिशन नहीं दी गई और बात कैंसिल कर दी गई तो फिर उसके बाद इस तरह से उसको इकट्ठा होकर के मनाने की जरूरत नहीं थी, और प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ मिलकर के संगठन को काम करने की जरूरत थी, और इस बात को समझने की जरूरत थी कि इस कोरोना काल के अंदर जो काम नहीं हो सकते, जिसके लिए सरकार मना करती है, जो काम नहीं किए जा सकते उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जिन लोगों मैं तो यही समझना चाह रही हूँ कि आखिरकार फिर ये हुआ क्यों? क्या महाराष्ट्र सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है? क्या लोग महाराष्ट्र सरकार की बात को मान नहीं रहे हैं? 14 पुलिस वाले घायल हुए हैं सर, कई की हालत गंभीर बनी हुई है। सिरसा साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, आइए सिरसा साहब। देखिए, मैं बताता हूँ रोमाना क्या हुआ, जो मैंने वहाँ से आज सुबह जानकारी ली जी। पुलिस की पहले उन्होंने पुलिस को इंटीमेट बहुत दिन पहले किया था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं गया था। कल सुबह उनको पुलिस द्वारा कन्वे किया गया कि आज शाम को आप होले महल्ले का प्रोग्राम नहीं कर सकते, इस रूट पे आप नहीं जा सकते। अब जब आप गुरुद्वारा साहब के अंदर पिछले 4-5 दिन से कह लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा ये समागम होता है और देश के हर कोने से लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो देश के हर कोने से लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। और ये जब जानकारी आज सुबह दी गई, मतलब कल जब होले महल्ले का दिन था, कल सुबह जब जानकारी दी गई तब तक बहुत सारे लोग अंदर आ चुके थे और प्रोग्राम की तैयारी की जा चुकी थी। इसी दौरान पुलिस ने वहाँ पे बाहर बैरिकेड लगाए, और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, चाहे पुलिस ने 2 घंटे पहले भी बताया हो, लेकिन हम लोगों को इस बात की हमेशा चिंता करनी चाहिए कि किसी भी एक आदमी के ऐसे रवैये से हमारी पूरी देश के अंदर, दुनिया के अंदर बदनामी हो जाती है, क्योंकि हमारी पहचान अलग से है, उस पहचान का हमें बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, और जब ऐसा कोई काम होता है तो उसका नुकसान भी हमें झेलना पड़ता है। हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी पहचान तो हम सबकी देश के नागरिक के तौर पर है, सबसे बड़ी पहचान तो हम सबकी देश के नागरिक के तौर पर है, और बतौर हिंदुस्तान के नागरिक हम में से किसी को देश का कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार ही नहीं है। अपनी अपनी धार्मिक पहचान को जरा पीछे रख दीजिए। हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पर इस वक्त आप सब इस चर्चा में शामिल होइए, और जो दर्शक हैं उनसे भी मैं यही गुजारिश करूंगी। अब मैं पीके जैन साहब के पास चलती हूँ और जरा पीके जैन साहब से मैं समझने की कोशिश करती हूँ। सर, जिस बात को यहाँ पर सिरसा साहब ने अंडरलाइन किया कि इतने दिन से परमिशन मांग रहे थे और मना जो किया वो बहुत शॉर्ट नोटिस पर सुबह में पुलिस इत्तला दे रही है कि नहीं शाम में प्रोसेशन मत निकालिए, क्या उस वजह से ये सारा केओस सर, इस वजह से हालात बेकाबू हुए? आपको क्या लगता है जैन साहब? देखिए, जो मेरी जानकारी है वो ऐसी है कि इनकी चर्चा बहुत पहले हो चुकी थी
और ये जो समागम है, ये फंक्शन, जो भी इनका जो कार्यक्रम है वो गुरुद्वारे के अंदर ही मनाया जाएगा। इसके ऊपर सहमति हो चुकी थी जी। उसके बावजूद भी एक गढ़ जो था वो टूट के गुरुद्वारे से बाहर निकला और उन्होंने हल्ला शुरू कर दिया। तो ये पूरी की पूरी संगत बाहर नहीं आई, सिर्फ उसमें से एक छोटा सा ग्रुप जो था वो निकल के 300-400 लोगों का बाहर आया, उन्होंने हमला शुरू कर दिया। तो नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है इस तरह की घटनाओं में कि लीडर्स का जो है ना वो इनके ऊपर कंट्रोल रहता नहीं एक पॉइंट के बाहर, और उसके बाद में जो भीड़ है वो बेकाबू हो जाती है, वो अपने हिसाब से फिर बिहेव करना शुरू करते हैं, मिसबिहेव करना शुरू करते हैं और फिर उनके खिलाफ में कार्रवाई करने की नौबत आती है। अब ये कहीं ना कहीं असेसमेंट में गलती रह गई, शायद ये लोकल पुलिस को ये नहीं बिल्कुल अंदेशा होगा कि एक बार इन लोगों ने मान लिया, क्योंकि आमतौर पर सिख बहुत ही लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहते हैं, उनको लगा होगा कि ये लोग इन्होंने जब इनसे बात हो गई, इन लोगों ने मान लिया कि हम गुरुद्वारे के अंदर अपना कार्यक्रम करेंगे, ये लोग बाहर नहीं आएंगे, और वो उसमें कहीं असेसमेंट में गलती हो गई जिसकी वजह से बाहर पुलिस बंदोबस्त इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह के मौके पे अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो भी जाती है, क्योंकि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, सोशल कार्यक्रम है, इसमें बल का प्रयोग करना बड़ा एक कैच-22 जैसी सिचुएशन रहती है कि बल का प्रयोग किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि जैसे बल का प्रयोग होता है एक तो सिचुएशन हाथ से बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी रहती है, और दूसरा उसमें जान का नुकसान बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे होने की पॉसिबिलिटी है। यही चीज आपने जो एजिटेशन है, फार्मर्स एजिटेशन दिल्ली में वो देखा 26 जनवरी को, कि वहां पे भी पुलिस ने बहुत मार खाई, 300-400 लोग जख्मी हो गए। तो यही चीज यहाँ पे हुई कि लोग बिल्कुल, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ सर कि लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूटा, पुलिस वाले जख्मी हुए। लेकिन ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस पर मुझे लगता है जो हमारे पैनल में डॉक्टर्स मौजूद हैं, जरा उनका रुख करना चाहिए। डॉक्टर डीके गुप्ता के पास हम चलते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, ठीक है प्रोसेशन पर रोक थी, परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन ये तो कोरोना है, और कोरोना ये देखकर तो नहीं आएगा कि आप अंदर भीड़ जमा किए हुए हैं, सड़क के बाहर सड़क पर भीड़ जमा किए हुए हैं। यहाँ हम गुरुद्वारे के अंदर की जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें तो सर इतनी भीड़ नजर आ रही है कि वहां कोरोना फैलने का खतरा नहीं है। अगर सड़क पर निकल आते तभी कोरोना फैलने का खतरा था। हालत ये है कि हम दोबारा अगस्त में पहुंच गए हैं। अगस्त में भी लगभग 60,000 केसेस पर डे आ रहे थे, अभी भी वही आ रहे हैं। तो अगर ऐसी हालत रही तो अगले 2 महीने बहुत खतरनाक होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये हमारे देश में इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकारें अलग अलग हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है, कहीं आपस में यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन नहीं है, कहीं यूनिफॉर्म पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, कहीं पे लोग राष्ट्र हित के बारे में सोचते नहीं। आप बात करते हो राष्ट्र हित, संविधान की बात करते हो, लोग देश हित की बात नहीं करते, लोग करते हैं पार्टी हित की बात करते हैं, धर्म हित की बात करते हैं, स्वयं हित की बात करते हैं। जब हम लोग सेल्फ कंसर्न हो जाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे, अपने धर्म के बारे में सोचेंगे, तो देश के बारे में कौन सोचेगा? देश भर में आम नागरिक थोड़ी सोचेगा। पूरी राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जो वर्चुअल हो सकती हैं, धर्मगुरु के आयोजन हो रहे हैं, पार्टियां हो रही, शादी हो रही, ब्याह हो रहे हैं, कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब आम नागरिक देखेगा कि उसके नेतागण और उसके धर्मगुरु फॉलो नहीं कर रहे हैं कोई रूल और नियम को, तो आम नागरिक क्यों फॉलो करेगा? हम लोग बार बार बोलते हैं कि मार्केट में लोग आ रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लोग मास्क नहीं यूज कर रहे हैं, लोग को फाइन लगाना चाहिए, डिसिप्लिन लगाना चाहिए। जब हमारे लोग जो लीडर्स हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग मेंटर मानते हैं, जिनके लोगों के लोग कहने पे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, उन लोगों को इस समय चाहिए कि देश को गाइड करें, देश को दिशा निर्देश दें, हमें एक विजन क्रिएट करें कि हमें कोरोना कंट्रोल करना है, कोरोना से बचाना है। और जब हम सब मिलके पक्ष विपक्ष, धर्मगुरु, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने ब्यूरोक्रेट सारे मिलके मुहिम उठाएंगे, सब लोग एक सेम मैसेज देंगे, सेम गाइडलाइंस बनाएंगे, सही इंप्लीमेंटेशन होगी, सही ऑडिट होगा उनका, तभी हम जाके कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसी चर्चा आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर हर कोई अपना धर्म हित देखता है, यहाँ पर हर कोई अपना पार्टी हित देखता है, इसीलिए तो बंगाल में चुनाव है और वहां पर कोरोना ने दस्तक नहीं दी। महाराष्ट्र के अंदर कोरोना का बम फूट चुका है। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग त्योहारों, पर्व की बात हो रही थी, अभी जिसका जिक्र सिरसा साहब भी कर रहे थे। मुझे लगता है हमें जरा तस्वीरें दिखानी चाहिए। मथुरा की तस्वीरें हैं, होली के अगले दिन जो हुरंगा महोत्सव मनाया जाता है उसकी तस्वीरें हैं, और उन तस्वीरों को जरा देखिए और तस्वीरें देखकर आप खुद जरा सोचिए कि यहाँ पर किसको ख्याल है कि देश में कोरोना है, और वो भी कोरोना की सेकेंड वेव ने देश में दस्तक देती है। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, ये क्या हो रहा है सर?
देखो ये कार्यक्रम संविधान की शपथ है। रोमाना जी बड़ी ईमानदारी से एक बात मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, देश जानना चाहता है। सवाल इस बात का है कि नवरात्रि में जागरण नहीं हो सकती क्योंकि कोरोना चल रहा है, और रामलीला नहीं हो सकता क्योंकि कोरोना चल रहा है, मैं दीपावली नहीं मना सकते क्योंकि कोरोना चल रहा है, होली नहीं मना सकते क्योंकि कोरोना चल रहा है, और होलिका भी दहन नहीं कर सकते। जो बुराई पे अच्छाई की जीत है, अभी पानी भी डाल दिया गया, उसमें कई जगह ऐसी सूचना आई कि होलिका नहीं मना सकते क्योंकि कोरोना चल रहा है। आखिर ये बताइए, लेकिन बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां क्यों हो रही है? क्या इस समय कोरोना नहीं हो रहा है? क्या आप जरा हमें पूछना चाहता हूं, शराब की दुकानें पे बड़ी बड़ी लाइन लग रही है, धक्का मुक्की हो रहा है, आखिर वो शराबें क्यों बिक रही? क्या कोरोना काल नहीं चल रहा है? तो मॉल बड़े बड़े चल रहे हैं, उसमें क्या कोरोना नहीं पकड़ेगा? तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हर राजनीतिक पार्टियां अभी इस बात को समझना होगा कि हर राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े सम्मेलन कर रही है, चाहे बंगाल से लेके हर जगह वो आप देख सकते हैं, सरकारें कर रही हैं, लेकिन उस पे कोरोना पे लागू नहीं हो सकता। क्या संविधान की शपथ सिर्फ जनता नहीं लिया है? क्या धार्मिक जगत के लोगों ने लिया है? और हमें तो ऐसा प्रतीत होता है रोमाना जी कि हिंदू सनातन धर्म को जानबूझ करके हतोत्साहित करने के लिए, उसके मंदिर के कपाटों को बंद करने के लिए, धार्मिक संस्थानों को बंद करने के लिए एक कहीं ना कहीं जानबूझ करके षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। ये आप देखो कि साल भर हो गए, पूरी कार्यक्रम न कैलाश मानसरोवर यात्रा हो सकती है, न अमरनाथ यात्रा हो सकती है। अगर कोरोना है तो सबके लिए है ना, सब मिलजुल करके आगे बढ़े। अब राजनीतिक पार्टियां अभी सिरसा साहब ये कह रहे थे साहब दूसरे त्योहारों पर क्यों नहीं? अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कोरोना में कहीं ना कहीं साजिश हो रही है सनातन धर्म के खिलाफ, इसलिए मंदिरों के कपाट बंद कर रखे हैं? सर मुझे लगता है जरा सा हमें अपने नजरिए को सर बड़ा करना पड़ेगा। सर नजरिए को बड़ा करना पड़ेगा। आप नेताओं पर सवाल उठाइए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से तो आप अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं बच सकते हैं ना सर। जो काम धर्मगुरु को करना है, जो काम मीडिया को करना है, जो काम समाज के प्रबुद्ध वर्ग को करना है, और जो काम नेता को करना है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी तो निभानी होगी ना सर। ये कहकर कि साहब नेता देख लीजिए आप किस तरीके से वो चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, उनकी रैलियों में किस तरीके की भीड़ है वहां पर, आप ये तर्क देकर खुद तो भीड़ नहीं बढ़ा सकते है ना। डॉक्टर के अग्रवाल, हो क्या रहा है? क्या देश समझ नहीं पा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी घातक हो सकती है? गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं इसे? आई थिंक मेरा आंसर बड़ा सिंपल है और 2 लाइनों का है, और उसमें समझने की ज़रूरत है। कहीं लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। सरकार की करंट पॉलिसी ये होनी चाहिए, अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है, अगर आपको वैक्सीन नहीं लगा है, तो आप अपने आप को बचाइए। मेरे कहने का मतलब है आज की डेट में अगर आप धर्म का कोई भी सम्मेलन करते हो, उन लोगों को जिनको कोरोना हो चुका है, एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, और जिनको 2 वैक्सीन लग चुके हैं, ऐसी संख्या भी करीबन 40 से 50% होगी। ऐसे लोगों को आप प्रिकॉशंस के साथ में अलाउ करिए। लेकिन कोरोना का खतरा मुझे लगता है इस वक्त समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो डॉक्टर डीके गुप्ता से बेहतर कोई और समझा नहीं पाएगा, क्योंकि डॉक्टर डीके गुप्ता जिन जिन देशों में ये दूसरी लहर आई है कोरोना की, वो कैसे पहले से ज्यादा और आक्रामक रही है। जरा ये जल्दी से एक बार दर्शकों को बताइए, फिर मैं सिरसा साहब का रुख करूंगी, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल रोमाना जी, हम सबको पता है कि कोरोना अपना रूप बदल रहा है और उसका नया रूप खतरनाक हो सकता है। हमको पता है जो यूके का, इंग्लैंड का जो स्ट्रेन था वो 70% उसमें ज्यादा इन्फेक्शन रेट था, ट्रांसमिशन रेट उसका हाई था। अगर इन्फेक्शन रेट हाई होगा तो लोग ज्यादा चपेट में आएंगे, ज्यादा मौतें होंगी, ज्यादा हॉस्पिटल चाहिए होंगे, ज्यादा बेड चाहिए। ऐसे ब्राजील का नया स्ट्रेन आ गया, ऐसे ही उसका साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन आ गया। इंडिया में भी डबल म्यूटेंट जो स्ट्रेन है वो लगभग 10 प्रदेशों में पाया गया है, और उसमें वो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन देखी गई है। तो अगर ये म्यूटेशन बड़ी होती है, जेनेटिक शिफ्ट नाम की कोई चीज आती है, तो हो सकता है हमें वैक्सीन बदलना पड़े, जो बहुत मुश्किल काम होगा इंडिया जैसे देश के लिए, क्योंकि हमारे पास सब अभी तक हम सिर्फ 6% लोगों को, 5 से 6% लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं, और उसमें भी जो 2 डोज गई है उनका परसेंट सिर्फ 0.6% है। डॉक्टर गुप्ता, ये बात पूरी अथॉरिटी के साथ आप कह सकते हैं कि ये सेकेंड वेव है, ये दूसरी लहर है जिसने दस्तक दे दी है हिंदुस्तान में, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है ना नानकुर? बिल्कुल दूसरी लहर है, और हम सबको पता है, हम सब देख रहे थे कि दूसरे देशों में ऑलरेडी लहर चल रही थी। जब एपिसेंटर बन गए महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक जैसे, तब हम लोगों को अकल आई हो, अभी भी अकल नहीं आई पूरी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नियमों से लोग नहीं मान रहे, क्या लॉकडाउन से मानेंगे? कोरोना की दूसरी लहर को लेकर आज केंद्र सरकार की तरफ से जो आंकड़ा सामने रखा गया है बेहद डराने वाला है। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है कि देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस
5,40,720 पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में 271 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई है। सबसे ज्यादा मामले देश के 10 जिलों में हैं। इनमें 8 जिले तो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के ही हैं। जो जिले सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हैं वो पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नांदेड़, अहमदनगर और साथ ही दिल्ली और बेंगलुरु हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए फिर से रुक करते हैं अपने मेहमानों का। सिरसा जी, क्या आपको लगता है कि ये सरकारों के स्तर पर चूक हो रही है? सरकारें जो हैं वो सही से गाइडलाइंस बना नहीं पा रही हैं। जो बात यहाँ पर डॉक्टर के अग्रवाल कह रहे थे कि साहब जिसने 2 डोज ले लिए हैं, 14 दिन हो गए हैं, आप उस पर रोक मत लगाइए, लेकिन बाकियों पर आप रोक लगाइए। इस तरीके की हम कोई प्लानिंग तो देख नहीं रहे हैं सरकार के स्तर पर। यहाँ तो या तो ब्लैंकेट बैन है या फिर कहीं भी कुछ नहीं है, सबको आजादी है, सबको छूट है। अब रोमाना जी, आप अब मेरी बात पे आई, जो मैंने बात पहले कही थी, अब आपको बात आई। देखिए, जवाब क्योंकि जो भी लीडर होता है उसको जवाब देना पड़ता है जी। जैसे आपके पास टीवी पे आके हमें जवाब देना पड़ता है, ऐसे अपनी कम्युनिटी में भी जवाब देना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट। मुझे जब मैंने बताया कि इस बार अपना जो होला मोहल्ला का प्रोग्राम वहाँ पे नहीं होगा, तो मुझे एक सरदार जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अरे भाई काम कर लो, 4-5 ट्रेनें ले चलो, बंगाल चलते हैं, वहाँ जाके मना लेते हैं, वहाँ तो दिक्कत नहीं है ना। अब बताइए सरकार की नीति क्या है? एक काम के लिए एक है, दूसरे के लिए दूसरी। बिहार का चुनाव हुआ तो कोरोना की कोई दिक्कत नहीं है। अभी केरला में मीटिंग करनी है तो कोरोना की कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल में मीटिंग करनी है तो 2 लाख आदमी इकट्ठे करो, कोरोना कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब गुरुद्वारे में फंक्शन होगा तो कोरोना की दिक्कत हो जाएगी, वहाँ 500 आदमियों पे पुलिस पहुँच जाएगी। तो जब ये बातों का जवाब हमें देना पड़ता है कम्युनिटी को, तो बहुत भारी पड़ता है। हमें भी उनको जस्टिफाई नहीं कर पाते चाहे कोई भी हो। मैं किसी एक रिलीजन की बात नहीं करता, हर रिलीजियस लीडर को इसी तरह फेस करने पड़ते हैं सिचुएशन को। सो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, एक तो यूनिफाइड सरकार पॉलिसी बनाए। ये तो सरकार का ही कोरोना है या तो नहीं है, अगर है तो क्या है, कैसे रुकेगा वो। और ये नहीं हो सकता कि अगर जाके सरकार ने बोलना है, रैली करनी है तो फिर तो हो जाएगी, फिर तो कोरोना की कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे जैसे ने अगर करनी है तो फिर कोरोना बीच में आ जाएगा। ये चीज़ के ऊपर तो दो जब तक नीतियाँ रहेंगी, लोगों का विश्वास भी नहीं रहेगा और ये हालात भी इसी तरह ही बने रहेंगे। आप बड़ी बात कर रहे हैं सर, आप बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है डॉक्टर डीके गुप्ता को आना चाहिए यहाँ पर। डॉक्टर डीके गुप्ता, खासतौर से चुनाव को लेकर और त्योहारों पर्व को लेकर जो बिल्कुल एक अलग और फर्क नीति नजर आती है सरकार के स्तर पर, उसी वजह से लोग भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं क्या कोरोना के खतरे को? डॉक्टर गुप्ता, देखिए, लोग बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, उनके नेता गंभीरता से नहीं ले रहे, तो वो क्यों गंभीरता से लेंगे? उनको पता है कि 90% इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन गंभीरता उसको समझ में आती है जिसके घर में कोई मृत्यु होती है, जिसके घर में कोई आईसीयू में भर्ती होता है, जिसके घर का मकान बेचना पड़ता है, खेत बेचना पड़ता है, जिसको इलाज कराने के लिए, जिसको बेड के लिए भागना पड़ता है, सड़कों पे घूमना पड़ता है। हम लोगों ने वो दिन देखे हैं, वो दिन कहीं दूर नहीं है। 6-8 महीने पहले हम लोग देख रहे थे, दिल्ली में देख रहे थे और डिफरेंट प्रदेशों में देख रहे थे इसके इंडिया के। तो अगर हम चाहते हैं वो सब चीज नहीं आए, तो इस टाइम जनमानस को चाहिए, नागरिक को चाहिए वो खुद आत्मनिर्भर हो जाए। जब सरकार कहती है ना आत्मनिर्भर बनो, तो हम सबको इस टाइम आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हमें कोई गाइड नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे कानून है, इतनी सारी अलग अलग पॉलिसी है, अलग अलग सरकार है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो इस समय हम सबको चाहिए, पूरे जनमानस को चाहिए, मीडिया को चाहिए कि एक बड़ा जन आंदोलन क्रिएट करे, सब लोग अपनी जिम्मेदारी रखें और हम सबको बताएं। हम अपने अलावा आप जो बात कह रहे हैं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी, डॉक्टर अग्रवाल के पास पे लेकर चलती हूँ जरा दर्शकों को। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, एक बड़ा नैरेटिव जो समाज के भीतर से निकल कर आ रहा है वो ये कि जिन लोगों को अभी तक कोरोना नहीं हुआ है वो ये तर्क देते हैं, वो ये नैरेटिव आगे बढ़ाते हैं कि साहब हमारी इम्यूनिटी तो बहुत मजबूत है, देखिए हमें तो हुआ ही नहीं अब तक, अब कहाँ होगा हमें। या फिर दूसरा तर्क ये सामने निकल कर आता है कि साहब जब होना है तो होगा। ये इस तरीके के तर्क जो हैं ये क्या दिखा रहे हैं? क्या लोग थक गए हैं? क्या लोग डर के कोरोना से थक गए, एहतियात बरत के थक गए हैं? किस तरीके से दोबारा से लोगों को एहसास कराया जाए कि कोरोना महामारी खतरा इसका अभी भी बड़ा है? डॉक्टर अग्रवाल, देखिए, एक कल्ट कम्युनिटी होती है जो इस पे विश्वास करती है कि जो होना है उसको होने दो। यहाँ पे रोल एपिडेमिक एक्ट का आता है, यहाँ पे ब्रॉडर गुड का आता है। अगर आप ये एटीट्यूड लेके चलते हो जो होना है होने दो, यहाँ पे एपिडेमिक एक्ट और हमारे यहाँ पे जो डिज़ास्टर एक्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है, जिसका सख्ती से पालन होता है। सो मेडिकल ग्राउंड्स पे आप ये एटीट्यूड नहीं ले सकते जिससे दूसरे का नुकसान हो।
हमारा इंडियन पिनल कोड 269 और 270 के अंदर में इसमें जेल है, इसमें जेल का प्राविधान है। मेरे कहने का मतलब है ब्रॉडर गुड। या अगर आपने अपने घर में बैठ के बीमारी पैदा करनी है वो अलग है, लेकिन अगर आप दूसरों को बीमारी दे रहे हो तो वो कानूनन जुर्म है, उसमें सरकार को स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट करना होगा, एक वो जो लो रिस्क है और एक वो जो हाई रिस्क है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो प्रॉब्लम अभी क्या होता है, एक आदमी कहता है उसने नहीं पहन रखा तो मैं क्यों पहनूं। बिल्कुल। अब उस आदमी को कैसे पता है कि उसको 2 वैक्सीन लग चुके हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ऐसे डिवाइड करना होगा हाई रिस्क एंड लो रिस्क, और आपको प्राविधान लगाना होगा कि आपको हक है कि आप बीमारी ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को फैलाओगे तो वो कानूनन जुर्म है। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ जो 2 कैटेगरीज में डिवीजन होते हुए आम लोग देख रहे हैं, वो एक तो देखते हैं चुनाव की रैलियां जहां पर जबरदस्त भीड़ें होती हैं, जहां लाख लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन वहां पर ना मास्क नजर आ रहा होता है, ना 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जाता है, सैनिटाइजर तो भूल ही चाहिए वहां पर। और दूसरा आम लोग देखते हैं कि साहब जब त्योहार पर्व आता है तो फिर उन पर रोक लगाई जानी शुरू हो जाती है। संजय गुप्ता जी, क्या ये असमंजस नहीं पैदा करता है लोगों के मन में सर? रोमाना जी, एक बात तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और इस पर सिरसा जी ने भी जिस तरह से कहा कि एक तरह से गाइडलाइंस होनी चाहिए, गाइडलाइंस तो है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि प्रशासन को और धार्मिक संगठनों को और लोगों को सरकार के साथ एक कोऑर्डिनेशन भी बनाना चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो नजरअंदाज करने की जरूरत भी होती है, और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनको पालन करने की जरूरत होती है। तो इस कोरोना काल में हमारा देश काफी बड़ा है और बहुत बार ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं जो हमें सीख देती हैं, जिससे हमें सीखना चाहिए। तो ठीक इन चीजों को देखते हुए सरकार को और लोगों को आपस में जब कभी ऐसी कोई बात आती है जिसमें कंट्रोवर्सी हो तो वहाँ एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है, ताकि ये इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। तो अभी स्वामी चक्रपाणी जी, अभी आपको क्या लग रहा है, क्या ये चूक सरकारों की तरफ से हो रही है? इसी वजह से आम आदमी इतना लापरवाह होता जा रहा है कोरोना के खतरे को देखते हुए? स्वामी चक्रपाणी जी, देखिए रोमाना जी, बिल्कुल स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, अब तक जो देखा उसमें यही है कि सरकारों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और जब तक वो जो बातें बोल रही है, जो गाइडलाइन सरकारें तैयार कर रही, जब तक अपने ऊपर व्यवहारिक रूप से नहीं उतारेगी, जनता में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति होगी। खासतौर से राजनीतिक पार्टियों को, सत्ताधारियों को निश्चित रूप से इस पे गंभीर होना होगा, तभी सभी लोग, अब ये नहीं कि मंदिरों के लिए और धार्मिक अपने हमारे होली और दीपावली के लिए तो कोरोना आप ला दो, और जब चुनाव आए या आपकी रैली हो उसके लिए कोरोना नाम मात्र का नहीं, तो ये बिल्कुल एक ठीक नहीं बात है। ये तो दोयम दर्जे की बात हो गई, ये दोमुही वाली बातें हो गई। तो दोहरा मापदंड आम आदमी को नजर आने लगता है, और इसी वजह से उसके मन में सवाल उठता है। आप बड़ी बात कह रहे हैं स्वामी जी, दरअसल इसी बात को मैं भी अंडरलाइन करना चाह रही हूँ। यही बात अभी सिरसा साहब भी कह रहे थे, वो जो एक सरदार जी ने उनसे बात कही कि साहब ट्रेन जो है वो चलो बंगाल लेकर चलते हैं, वहां मना लेते हैं, वहां पर कोरोना का खतरा नहीं है। देखिए, सरकार के लिए ये जरूर तय करना होगा कि देश एक है, देश के अंदर कोरोना भी एक ही है, दो तरह का कोरोना नहीं है। जब सरकार ये बात तय कर देती है कि जी इस स्टेट में तो हमारी इलेक्शन है, यहाँ कोरोना की चिंता मत करो। आज हमारी बिहार में इलेक्शन थी तो बिहार में कोरोना की चिंता नहीं थी। अब बंगाल में इलेक्शन है तो बंगाल में कोरोना की चिंता नहीं, असम में इलेक्शन है, असम की कोरोना की चिंता नहीं है। अब देखना, जब अब बंगाल और असम की इलेक्शन ख़त्म हो जाएगी तो फिर वहाँ पर कोरोना वाले कानून लागू हो जाएगा। देखिए, ये तो मजाक है ना। अब देखिए, हम लोगों को कैसे जस्टिफाई करके ये बातें कहें। अब जब हम लोगों से बात करते हैं, लोग हमारे भी गले को आते हैं, अरे भाई कोरोना खाली हमारे लिए क्या। धर्म जो है बड़ा सेंसिटिव इशू है, रिलीजियस इशू बड़ा सेंसिटिव इशू है। उसकी सेंसिटिविटी को तो सरकार को जरूर समझना चाहिए। इलेक्शन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इलेक्शन के बिना तो कोई बात नहीं है। सरकार 6 महीने तक बिना इलेक्शन भी कराती रहती हैं, एक्सटेंड भी होती हैं। लेकिन ये तो जो रिलीजियस है उनको लगता है हमारी 100 साल बाद दिन आ रहा है, किसी का 200 साल बाद दिन आ रहा है। वो सेंटीमेंट जुड़े हैं, धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, उसको लगता है सब कुछ मेरे पास परमात्मा के कारण है। लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता, ये भी तो सच है ना कि कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर कोरोना के ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। अब यहाँ पर सिरसा साहब बार बार बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, असम का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे तो आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए या फिर मध्य प्रदेश देख लीजिए। अगर अभी अकल नहीं आई तो अगले 2 महीने हम लोग के लिए ठीक नहीं होंगे। तो हम सबको, खास करके राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, धर्मगुरुओं को, ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस प्रशासन को, डॉक्टर्स को, मीडिया को, सबको मिलके अपना रोल निभाना चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। इसीलिए वक्त रहते आपका चैनल एबीपी न्यूज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। जागरूकता लाना ही हमारी मुहिम है, अपनी जिम्मेदारी हम यहाँ पर निभा रहे हैं। अब हमें पता है लॉकडाउन लगाना आसान नहीं है, लॉकडाउन एक समाधान नहीं है। अब समाधान यही है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें,
और वैक्सीनेशन प्रक्रिया जो बहुत स्लो चल रही है इस समय, हम लोग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं जिसमें हम सिर्फ 5% लोगों को इम्यूनाइज कर पाए। हम सबको चाहिए इस समय वैक्सीनेशन को 24/7 चालू करना चाहिए। हम सबको चाहिए जो दूसरी वैक्सीन दूसरे देशों में मिल रही है उनको अलाउ करना चाहिए अपने देश में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द टीकाकरण जो है वो देश के नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन ऐसे में संजय गुप्ता जी, आप सुन रहे हैं डॉक्टर डीके गुप्ता जो कह रहे हैं, वहां तो महाराष्ट्र सरकार लेकिन तैयारी कर रही है लॉकडाउन की। सर, लॉकडाउन तो हल हो नहीं सकता है, फिर क्या मतलब लॉकडाउन ही क्या हल महाराष्ट्र सरकार को नजर आ रहा है? देखिए, जान भी और जहान भी, स्टेट को चलाना भी है और कोरोना का ध्यान भी रखना है, गाइडलाइंस भी जारी करनी है और हर चीज को करना भी है। तो फिर हमको अपना धर्म खतरे में नजर आने लगता है, यही दिक्कत हो जाती है ना। फिर हमें लगता है कि जैसे आप कह रहे थे सनातन धर्म खतरे में नजर आ रहा है, उसके खिलाफ साजिश नजर आ रही है। सिरसा जी को लगता है कि साहब होला मोहल्ला पर ही रोक क्यों लगा रहे हैं, बाकी पर्व पे रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं। फिर तो सर सबको खतरा लगने लगता है ना अपने धर्म पर। सवाल इस बात का रोमानी जी, पॉलिटिकल पार्टियों की भी आप नाम ले लिया करिए ना। पॉलिटिकल पार्टियां भी तो ऐसे कर रही हैं, सरकारें भी तो कर रही हैं, तो सरकारों को कौन वो करे? सवाल इस उनका वो जब रैलियां करते हैं तो क्या वो प्रोटोकॉल पालन करते हैं? क्या वो दो गज की दूरी का पालन करते हैं? क्या वो सैनिटाइजर लगाते हैं? क्या वो मास्क लगाए रहते हैं? आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। कि जब तक नेता खुद मिसाल पेश नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं नियम लागू कराने में जो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था है उसे लेकर इसी तरीके की दिक्कतें पेश आएंगी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के नांदेड़ से तस्वीरें सामने निकल कर आई। जैन साहब जी बिल्कुल सही है। देखिए, जैसा मेरे से बहुत पहले वक्ता बहुत बोल चुके हैं इस चीज के बारे में कि ये लोगों को खुद समझना चाहिए कि ये उनके हित में नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो लीडर हैं जिनको देख के लोग बाकी के लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने भी अपनी जो मापदंड वो दूसरों के ऊपर लागू करना चाहते हैं वो मापदंड खुद से फॉलो करें ताकि लोग उनके पीछे चलें। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संविधान की शपथ शो में आने के लिए और इतने विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। तो संविधान की शपथ में आज की चर्चा आपने देखी, आपने नेताओं को सुना, धर्मगुरु को सुना, आपने विषय के एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की राय भी जान ली। लेकिन इस मुद्दे पर क्या है आपका मानना? संविधान की शपथ में हमारा आज का सवाल था, नियमों से नहीं मान रहे लोग तो क्या आप लॉकडाउन से ही मानेंगे? ट्विटर पर पोल के नतीजे आ गए हैं, आपके सामने आंकड़े रख देते हैं। 70% लोगों का मानना है हाँ, लॉकडाउन लगाना ही इस वक्त की जरूरत है। 30% ने ना में जवाब दिया है। आप भी संविधान की शपथ के पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो से जुड़ा सवाल ट्विटर पेज पर अपने पोस्ट करते हैं, आप वहीं जाकर वोट करके एबीपी न्यूज के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आज की चर्चा के बाद मेरी राय आपका इंतजार कर रही है।